डर की वजह से रायबरेली भाग रहे हैं राहुल गांधी। सीधा आपके पास आएंगे हेमंत जी। देखिए, जिस तरह से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, लगातार बीजेपी इस बात को कह रही है कि जिस तरह से रायबरेली को चुना गया है राहुल गांधी के लिए, इसका मतलब है कि वो वायनाड से भी हार रहे हैं और डर की वजह से उन्होंने अमेठी सीट भी छोड़ी और अब रायबरेली की तरफ चले गए हैं। हेमंत जी, कश्मीर में धारा 370 समाप्त होने के बाद कौन सा डर उन्हें कश्मीर में सता रहा है, जहां वो आज तक चुनाव नहीं करा पाए, लोकतंत्र स्थापित नहीं करा पाए। और 370 खत्म होने से पहले उन्होंने हर चुनाव में भाग लिया। डर तब नहीं था, आज डर है। डर है कि आज देश का युवा, देश का बेरोजगार उनसे सवाल पूछ रहा है। डर है कि आज देश की महिलाएं उनसे सवाल पूछ रही हैं कि रवन्ना के मामले में आज तक आपने उनके लिए क्या किया और रवन्ना के मामले में आज तक उसको प्रत्यर्पण पर क्या कार्रवाई की। ये डर है। डर है उन किसानों के लिए जिनकी 700 आदमी की शहादत का जवाब आज प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं दे पा रहे हैं। डर है। जवाब आप भी तो कहाँ दे पा रहे हैं हेमंत मिश्रा जी? जवाब आप भी नहीं दे पा रहे हैं ना। सीधा सवाल है, अमेठी छोड़ने का फैसला क्यों लिया गया? स्मृति ईरानी से डर गए क्या राहुल गांधी? क्या प्रधानमंत्री जी सीधा गुजरात से बनारस आए, क्या किसी डर की वजह से आए? मैं पूछना चाहता हूँ। तो वो तो उनका डर नहीं है ना, अगर वो आए तो। चलिए अनीता जी से जवाब ले लेते हैं। अनीता जी, इस तरीके जिस तरह से राहुल गांधी आ गए हैं रायबरेली किया जा रहा है वो वास्तव में आप किस तरह से देखती हैं? जो अपने 10 साल का कार्यकाल में उनके जो कार्य थे उनको बताने के अलावा इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं पड़ेगा। अनीता जी से जवाब लेना पड़ेगा कि हमने 10 साल में देश की जनता के लिए क्या किया। कृतिका जी, सबसे बड़ी बात है, ये सवाल तब उठता है क्योंकि परमानेंट राहुल जी अमेठी से लड़ रहे थे और काफी सालों से लड़ रहे थे, इस वजह से ये सवाल उठा है। बाकी सवाल उठेगा वो पूरे देश में वो कहीं भी लड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अमेठी को कहते थे मैं यहाँ का बेटा हूँ, अमेठी मेरा घर है, अमेठी मेरा सब कुछ है, उसको एकदम से छोड़ के चले जाना इस बात को लेकर है कि आखिर इतना डर क्यों? अगर आप अपने आप को उनका बेटा मानते हैं, अमेठी वालों को घर मानते हैं, तो आपको आना चाहिए था। हमारे स्मृति ईरानी जी भी जब लड़ी थी तो पहली बार हारी थी, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, दोबारा फिर वो वहां से लड़ी, अपना उन्होंने घर भी वहीं पे बना लिया, जनता के बीच में रहने लग गए। लेकिन अब इनको ये सोचा कि अमेठी जो है हम जीत नहीं पाएंगे। इन्होंने आज तक साल अमेठी में रहे लेकिन काम तो किया नहीं है, जनता के बीच में नहीं, खाली जनता को गुमराह किया है। और स्मृति ईरानी जी जनता के बीच में नहीं, उनका अपना घर बनाया, अपना सब कुछ है, उनके साथ रहे। अब इनको ये डर था कि हम वहां से नहीं जीत पाएंगे, इसलिए रायबरेली गए। लेकिन मैं अब एक बात और बता दूं, इस बार इनसे रायबरेली मिल रहा है, रायबरेली ठीक है, जवाब ले लेते वाला रायबरेली वाले, ठीक है। क्योंकि चक्कर क्या है कि ये अगर अपना मानते हैं कि मैं यहीं पे हूँ, वायनाड तो लड़ चुके हैं ना, वायनाड अगर, लेकिन उसके बाद इनको अमेठी लड़ते इनको लगता है कि अमेठी जनता भी कहती कि देखो हमने हमारा बेटा हमारे पास आया, हम अपने बेटे का साथ। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये डरे हुए तो सही, पहले भी डरे, अब भी डरे, अब रायबरेली चले गए। और आपको ये रायबरेली में यूपी में 1 सीट थी, अब यूपी में 0 होगी। कांग्रेस यूपी में हेमंत जी, 2019 में राहुल गांधी हार गए थे, स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की थी, काफी बड़ा अंतर था, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से हारने के बाद अमेठी की जनता को छोड़ देना और एक तरफ ये कहना कि अमेठी से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना नाता है, हारने के बाद इस तरीके से जनता को छोड़ देना। हालांकि स्मृति ईरानी की बात करें, जिस तरीके से अनीता अग्रवाल अभी बोल रही थी कि हारने के बाद भी स्मृति ईरानी ने जनता से अपना कनेक्शन को बनाए रखा अमेठी में, लेकिन अमेठी से तो बिल्कुल गायब हो गए राहुल गांधी हारने के बाद। और एक तरफ से कांग्रेस पार्टी लगातार दावा करती है हमारा बहुत साल का पुराना रिश्ता है अमेठी से, गांधी परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है, तो फिर उस समय क्यों नहीं याद आया? जनता से कनेक्शन बनाने की कोशिश राहुल गांधी ने फिर क्यों नहीं की हारने के बाद भी? हालांकि फायदा मिल सकता था कांग्रेस पार्टी को। अमेठी की जनता के साथ गांधी परिवार का अटूट नाता है। अमेठी की जनता के लिए गांधी परिवार के दरवाजे सदैव खुले रहे, आज भी खुले हैं। पिछले 5 साल के अंदर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका जी ने लगातार अमेठी की जनता के साथ संपर्क साधा है और संपर्क लेकिन 2019 के बाद तो राहुल गांधी गायब हो गए ना हेमंत जी। उनके अब सुन लीजिए, उसके बाद तो अमेठी गए नहीं एक बार भी। सुन लीजिए, अब सुन भी लीजिए जी, पूरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद आपके सवाल का भी जवाब दे दिया जाएगा जी। अमेठी की जनता के साथ राहुल गांधी, गांधी परिवार का पुराना नाता रहा, आज भी नाता है, आज भी उनके परिवार का हिस्सा। किशोरी लाल जी वहां जो चुनाव लड़ रहे हैं वो गांधी परिवार का ही हिस्सा है।
राजीव जी से लेकर के सोनिया गांधी तक अमेठी और रायबरेली का क्षेत्र का दोनों का कार्य आदरणीय किशोरीलाल शर्मा जी देखते चले आए, और वो वहां के ग्रामीण क्षेत्र की जनता तक यानी बूथ स्तर तक अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। स्मृति ईरानी इसीलिए घबराई हुई क्योंकि उन्होंने उस 5 साल के अंदर वहां की अमेठी की जनता को जिस तरीके से उन्होंने झूठ बोल करके सत्ता पाई थी, लेकिन वो तो खुली चुनौती दे रही थी हेमंत जी राहुल गांधी को। कोई चुनौती है ही नहीं, कोई चुनौती है ही नहीं। ये केवल सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के तरीके होते हैं कि एक बड़े नेता को टारगेट करना, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उनकी पहचान उन्होंने अपनी बनाई तो केवल राहुल गांधी के अपशब्द कह करके बनाई, ऐसा नहीं। हमें एक बात बता दीजिए, जितने भी स्मृति ईरानी को सुन लेते हैं। आप स्मृति ईरानी की बात करें तो स्मृति ईरानी को सुन लेते हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर। सवाल अमेठी की जनता पूछे। आज गांधी परिवार का अमेठी लोकसभा क्षेत्र से ना लड़ना इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में अमेठी में जो बहुमुखी विकास हुआ है, उस विकास के चलते आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा अभूतपूर्व विकास संभव हुआ अमेठी में, 4 लाख गरीब परिवारों के शौचालय बने, 3,50,000 परिवारों को नल से जल मिला, 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिला, 1,14,000 घर बने, गरीबों के आवास बने, तो अगर 5 साल में, जिसमें 2 साल कोरोना के थे, अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सरकार के लिए ये संभव रहा, तो 50 साल से और विशेषतः 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की। आज मैं अमेठी की जनता को नव संकल्प विकास का इसके साथ आश्वस्त करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पुनः बनने वाली है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों सरकारों के मध्य में समन्वय कर हम विकास को केंद्र बिंदु बनाकर यहाँ काम करते रहेंगे। अमेठी के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ और परिश्रम, मेरे नेतृत्व का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन आज अमेठी में चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही एक इतिहास रच चुका है। तो स्मृति ईरानी को सुन रहे थे आप, जिस तरीके से लगातार दावा कर रही हैं वो कि राहुल गांधी का अमेठी सीट छोड़ना ये साफ तौर पर संकेत है कि अमेठी सीट कांग्रेस पार्टी की हाथों से जा चुकी है और एक बार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाएगी। हेमंत जी, आपके पास आऊंगी मैं। स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे, राहुल गांधी का अमेठी सीट छोड़ना साफ तौर पर संकेत मान रही है भारतीय जनता पार्टी। लगातार दावा कर रही है कि जनता से वो डर गए, भारतीय जनता पार्टी से डर गए कि उनके हिस्से में वोट नहीं आएगा, स्मृति ईरानी से घबरा गए, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया अमेठी सीट और रायबरेली को चुना। का जवाब स्मृति ईरानी जी दे दें। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, IIT का काम क्यों रुकवा दिया गया? जहाँ के वहाँ अमेठी के बच्चे या आसपास के क्षेत्र के बच्चे उस विद्यालय में, उस इंस्टीट्यूट में पढ़ के आज देश के नेतृत्व कर रहे होते। किस तरीके से उन्होंने ऊंचा सलोन रेल लाइन को छोड़ दिया, किस तरीके से उन्होंने केंद्रीय विद्यालयों को बनाना बंद कर दिया, किस तरीके से उन्होंने जगदीशपुर में जो एक मेगा फूड पार्क का था कार्यक्रम चलाया गया था उसको रद्द कर दिया। आप बताइए, तो अमेठी की जनता को लैट्रिन की आवश्यकता है तो अमेठी की जनता को रोजगार की भी आवश्यकता है। रोजगार के लिए उन्होंने ही नहीं, केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम अगर रोजगार के लिए निकाला हो तो वो मुझे बताएं, मैं चुनौती देता हूं उनके लिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अमेठी की जनता उकता चुकी है, अमेठी की जनता परेशान है। देखिए जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि जो 5 साल पहले मैंने कोई काम नहीं किया है स्मृति ईरानी ने, इनफैक्ट कामों को रुकवा दिया गलत था अमेठी में। हेमंत जी शायद आपको पता होगा, सब रोजगार की योजनाएं हम लोग कैसे लागू करते हैं। सरकारी नौकरियां सबको नहीं मिल सकती, लेकिन सब रोजगार की व्यवस्था की गई है, बैंकों से लोन दिए गए, महिलाएं भी अपना समूह बनाकर सब रोजगार कर रही है और रोजगार इतनी तेजी अनीता जी आपकी सरकार पढ़े लिखे लोगों को पकौड़ा सुनने जो है बनवाने के लिए प्रेरित करे तो मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है।
आप पढ़े लिखे जो प्रतिभावान लोग हैं उनका अपमान कृपया ना करें। इस तरीके की प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत और कहीं नहीं। पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। देखिए वहाँ पे जो विकास कार्य हो रहे हैं, क्या वो रोजगार नहीं मिलता है? आप ये बताइए, जो हम लोग ने आवास बनवाए हैं, शौचालय बनवाए हैं, जो हम मेडिकल हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, या जो हम लोग ने जल से नल की व्यवस्था कर रहे हैं, क्या इसमें रोजगार नहीं मिलता? क्या इसमें पढ़े आपने तो वहां से रोजगार खत्म करने का काम किया है, पीजीआई को बंद किया। वहां आपने किसी तरीके से कोई रोजगार के सृजन का कार्य किया हो तो बताइए। भर्तियां बंद, 33 लाख 2 करोड़ रोजगार देने का वादा हेमंत जी जवाब आपने दे किसको दीजिए दे ना दिया? अनिता अग्रवाल जी को। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए कुछ व्यवस्थाएं सुधारने के लिए कुछ संस्थान थोड़ा समय बंद किया जाता है कि उसमें थोड़ा सुधार होना है, उसको बंद नहीं किया गया पूरी तरीके से। वो केवल सुधार की वजह से, उसके मरम्मत की वजह से, उसकी करने की वजह से उसको सुधार करने किया गया। उन परिवारों से पूछिए, उन परिवारों से पूछिए उन पर क्या बीत रही है। जिस तरीके से वहां रोजगार के अवसर को समाप्त किया गया, जिस तरीके से जो रोजगार सृजित किए गए उनको खत्म करने का प्रयास सरकार ने किया, उससे कैसे उन परिवारों से पूछिए जिनके परिवार में हेमंत जी एक आज वो सवाल का जवाब दे जिंदगा दीजिए। झेल रहे हैं। आप बोल देखिए जिस तरह से 2019 में राहुल गांधी चुनाव हारे, उसके पहले 1977 में और 1998 में भी कांग्रेस वहां से चुनाव हारी थी, और तब हारी थी जब वहां से गांधी परिवार नहीं उतरा था, और एक बार फिर से गांधी परिवार वहां से चुनावी मैदान में नहीं है, तो कैसे जीत जाएगी कांग्रेस? हेमंत जी सवाल को थोड़ा रिपीट कर दीजिए थोड़ा। देखिए जिस तरह से 2019 में राहुल गांधी चुनाव हारे, इससे पहले 2 बार कांग्रेस और हार चुकी है, 1977 में और 1998 में। तब भी गांधी परिवार वहां से चुनावी मैदान में नहीं था, और एक बार फिर से देखिए वहां से चुनावी मैदान में नहीं है गांधी परिवार। क्या लगता है आपको कैसे जीत जाएगी कांग्रेस? मैंने सदफ जी क्योंकि वहां की जो जनता है वो गांधी परिवार से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मैंने पहले सुनिए मैं पहले भी आपसे एक बात कह चुका हूं कि अरुण नेहरू रहे हों, अशोक कुमार सिंह जी रहे हों, या कोई भी व्यक्ति रहा हो, तो कांग्रेस का सिपाही है। उसको कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां से जिसको ये निर्णय किया जाता है, पार्टी निर्णय करती है कि आपको कहां से चुनाव लड़ना है, वो व्यक्ति वहां से चुनाव लड़ता है। हमारे यहाँ थोपा नहीं जाता, हमारे यहाँ लड़ाया जाता है, और इसका निर्णय भी हमारी सीईसी करती है। राहुल गांधी जी के लिए जो निर्णय सीईसी ने किया वो उन्होंने स्वीकार किया और वहां जाकर के लड़े, और वहां से उन्होंने उसको करा। तो ये मैं समझता हूँ कोई विषय नहीं। हेमंत जी, जो नेता सदन के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर का पर्चा फाड़ के फेंक सकते हैं, उनको कोई आदेश देगा? आप खुद सोचिए। आपकी समझदारी पे मुझे भी हंसी आ रही है। कोई भी कागज अनीता जी, आप अनीता जी कोई कागज जो है, कागज का टुकड़ा विधेयक नहीं होता, एक प्रतीकात्मक होता है। हम लोग भी आंदोलन करते हैं तो प्रतीक के रूप में पुतला जलाते हैं। क्या वो पुतला जलाना एक विरोध का तरीका है? ये कोई ऐसा तरीका नहीं होता है कि हम उस व्यक्ति को जला रहे हैं, व्यक्ति को नहीं, एक प्रतीकात्मक तरीका होता है। और किस लिए उस विधेयक से कितनों को फायदा मिला, कितने लोगों को उस चीज के लिए किया, आप इस बात को तो समझिए। भट्टा परसौल वाले प्रकरण में भी राहुल जी ने ही उस चीज को उठाया कि आज किसानों को उनकी। चलिए इस चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुना। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी सेवा, मेरी निष्ठा पर भरोसा किया, विश्वास किया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनकी कसौटी पर सदैव खरा उतरूंगा। जैसा विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने, देश के गृह मंत्री जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर किया है, मैं उनकी कसौटी पर हर हालत में खरा उतरूंगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता रायबरेली में कमल खिलाने के लिए पूरी तरह से कमर कसे है, और मैं लगभग 6 माह से लगातार रायबरेली में कमल खिले एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को साथ लेकर के मैंने रायबरेली में सेवा की है, काम किया है। जो किसी भी किले को ध्वस्त करने के लिए मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम सफल होगा, ऐसा मैं महसूस करता हूं। प्राथमिकताएं क्या-क्या रहेंगी? मेरी प्राथमिकता है कि रायबरेली के खोए हुए इतिहास को, रायबरेली के ढके गए इतिहास को
इसमें कोई संदेह नहीं कि रायबरेली का एक गौरवशाली इतिहास है। रायबरेली भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि की तपोभूमि है। गर्ग ऋषि, गोकर्ण ऋषि, डालब ऋषि, आस्तिक मुनि की पावन धरा है। बीरापासी, राणा बेनी माधव बख्श सिंह के शौर्य की धरती है। और इस धरती के ऊपर इन नकली गांधियों ने मिट्टी डाल करके अपना नाम लिख दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि रायबरेली के इतिहास को फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचाऊं। रायबरेली की जनता का वह विश्वास जिसके लिए कभी गांधी परिवार उस कसौटी पर खरा नहीं उतरा। जब भी कभी रायबरेली के लोगों के दुख दर्द में जरूरत होती थी तो दिनेश सिंह उनके साथ खड़ा रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि वो हमेशा रायबरेली वासियों की कसौटी पर खरा उतरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश देता हूं प्रताप जिन्होंने- सिंह को सुन रहे थे आप। रायबरेली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। लगातार दावे कर रहे हैं कि हर कार्यकर्ता के साथ मिलकर उन्होंने रायबरेली में जिस तरीके का काम किया है वो काफी है उनको जीत दिलाने के लिए और काफी है राहुल गांधी को हार का मजा चखाने के लिए। अनीता जी, आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार आपके कार्यकर्ता हो, नेता हो, दावे कर रहे हैं कि इस बार अमेठी और रायबरेली भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, लेकिन अगर हम आरोप प्रत्यारोप की बात कर ले अनीता जी, तो भारतीय जनता पार्टी जब से कांग्रेस पार्टी के पीछे है, जब से कांग्रेस पार्टी लगातार बैठकों का दौर कर रही थी कि अमेठी से कौन उतरेगा, रायबरेली से कौन उतरेगा, बिल्कुल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लेंस लेके पीछे पड़ गई थी कांग्रेस पार्टी के कि अमेठी से किसको उतारेंगे, रायबरेली से किसको उतारेंगे, बजाय इसके कि हम हमेशा मुद्दों को भटकाने की कोशिश करते हैं जनता को। मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी नहीं रहती है। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार दावा कर रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश की सिर्फ 15 से 16 सीट ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने वाली है। राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी से भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है, इसीलिए ऐसे दावे कर रही है और जनता को भटकाने की पूरी कोशिश जारी है। अनीता जी, देखिए फातिमा जी, सबसे बड़ी बात, हंसी की बात ये हो जाती है कि जो पार्टी जनता के बीच में रहती नहीं है, केवल चुनाव के समय में आती है और चुनाव के समय के बाद गायब हो जाती है। आपने इनका इतिहास है शुरू से, आज का नहीं है कि जब आते हैं, लड़ते हैं, चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे, जनता से कोई संपर्क नहीं रहता। और जनता से संपर्क भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का रहता है। यही पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटे चुनावी मूड में रहते हैं, क्योंकि वो जनता के बीच में रहते हैं। जब हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता का कार्य करते हैं, तो जनता का विश्वास भी तो हम ही पे है ना। और जो ये कहता है, हम आपको सही बता रहे हैं कि आप देखिएगा कि इस चुनाव में कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं आने वाली है, एक भी नहीं आने वाली है, क्योंकि लेकिन कांग्रेस पार्टी तो बोल रही है भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ 15-16 सीट ही आएगी उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो जाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दावा कर रहे हैं 80 की 80 लोकसभा सीटें हमारे पास। अभी कह रहे हैं ना, अभी देखना फिर उसके बाद ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे। इनका काम क्या होगा, ईवीएम पे ठीकरा। आप देखिएगा, आप अगर 4 दिन बैठेंगे, हम आएंगे तो आप देखना ये लोग क्या बोलेंगे, कहेंगे ईवीएम ने हक कर लिया, फिर ये अपना गंदा गाने लग जाएंगे। क्योंकि हमेशा इनका काम यही है, जनता अच्छे से समझ चुकी है। और अब तो हर हाथ में एक कैमरा है, हर हाथ में मीडिया है, हर हाथ में मीडिया है। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रायबरेली से राहुल गांधी नामांकन दाखिल कर चुके हैं, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं उनके खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी से केएल शर्मा को उतारा गया है। लगातार यहाँ पे कयासों का दौर जारी था कि रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी किसको उतारती है, जिस पर अब विराम लग चुका है। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आगे भी इस टॉपिक्स पर हम चर्चा करते रहेंगे आपके सामने। तब तक आप